वजह से कांग्रेस में मची भगदड़। महाराष्ट्र गुजरात में मची भगदड़। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक हो गया बेकार। प्रियंका गांधी देखती रह गई। जी हां, जिस तरह 2014 में कांग्रेस देखती रह गई थी, ठीक उसी तरह 2019 में भी लगता है कि देखती रह जाएगी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह बाजी मार जाएंगे। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात जनता कह रही है। तभी तो 2014 की तरह ही 2019 में कांग्रेस से भागने का कार्यक्रम अभी तक जारी है और लगता है कि ये थमने वाला बिल्कुल नहीं है। ये जलवा और ये टेम्पो हाई सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस ने अपने मास्टर स्ट्रोक प्रियंका गांधी को लाकर ये कहा कि कांग्रेस की नैया यहीं पार करेंगी। लेकिन कांग्रेस नैया क्या पार करेंगी, कांग्रेस की नैया ही डूब रही है। दरअसल 58 साल पहले की बात है जब यहीं गुजरात में कांग्रेस की बैठक हुई थी। उसके बाद अब कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC की बैठक हुई और बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची और इस बैठक में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता, जी हाँ, हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हुए और महासचिव बनने के बाद पहली बार प्रियंका गांधी ने भाषण दिया और वो भी सिर्फ 7 मिनट का। जब मंगलवार को गांधी की धरती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ से जब प्रियंका गांधी मंच पर बोलने के लिए खड़ी हुई, तब लाखों की भीड़ में इंदिरा इंदिरा के नारे गूंजे। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोगों को हुक्मरान यानी कि नरेंद्र मोदी से अलर्ट करवा रही थी, ठीक उसी वक्त महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस की जमीन खिसक रही थी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की पुश्तैनी पार्टी को लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 हाई वोल्टेज सियासी झटके लग रहे थे। पहला झटका महाराष्ट्र में लगा, दूसरा झटका भी महाराष्ट्र में लगा, तीसरा झटका यूपी से लगा, चौथा झटका राजू शेट्टी ने दिया। अब हम बताते हैं कि कैसे कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान ना ही कांग्रेस को महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी से ताबड़तोड़ झटके पे झटके लगे और पहला झटका तो अधिवेशन के दौरान लगा और वो भी जोरदार। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्णन विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए। यहाँ पर ये बात बताते चले कि राधाकृष्णन विखे पाटिल महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और अब इससे बड़ी शर्मिंदगी कांग्रेस के लिए क्या हो सकती है। तो दूसरा झटका भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर के ऐलान से लगा। तो तीसरा झटका बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ से दे डाला। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बीएसपी गठबंधन बिल्कुल नहीं करेगी। और चौथा झटका स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के मुखिया राजू शेट्टी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया। इतने बड़े बड़े झटके के बाद और भगदड़ और भागम भाग के बीच भी कांग्रेस के लिए राहत की एक खबर आई है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और नाराज अल्पेश ठाकोर भी गांधी परिवार के करीबी दिखे। लेकिन चुनाव के ऐलान के 3 दिन के अंदर जिस तरह से कांग्रेस के नेता और सहयोगी भाग रहे हैं, उससे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की पहाड़ जैसी चुनौती को पार पाना देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सी लग रही है। जो भी हो, 23 मई को नतीजे आएंगे और उसके बाद पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी और 5 साल के लिए जनता ने किसको आशीर्वाद दिया है। लेकिन फिलहाल तो मोदी और अमित शाह कांग्रेस से बहुत आगे हैं
और इनको रोकने के लिए कांग्रेस के पास कोई भी योजना या कोई भी प्लान नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। प्रधानमंत्री जी श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल जी, राजीव सातव जी, अमित चावड़ा जी, परेश धनानी जी, CWC के मेंबरान और कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आपके इस प्रेम भरे स्वागत के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। मुझे मालूम था कि आज मीटिंग है, लेकिन मन में सोचा था कि मुझे शायद भाषण देने की जरूरत ना पड़े, तो मैं भाषण नहीं देती। आपसे 2 शब्द कहती हूं जो मेरे दिल में है। पहली बार मैं गुजरात आई हूं और पहली बार साबरमती के उस आश्रम में गई जहां से महात्मा गांधी जी ने इस देश की आज़ादी का संघर्ष शुरू किया था। और मैं बता नहीं सकती आपको कि वहां उन पेड़ों के नीचे बैठे हुए भजन सुनते हुए मेरे दिल में क्या भावना जागी। ऐसे लगा कि आंसू आने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन देशभक्तों के बारे में सोचा जिन्होंने जीवन संघर्ष किया, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी, सब कुछ त्याग कर दिया, जिनके बलिदानों पर इस देश की नींव डली है। वहां बैठे हुए मन में ये बात आई कि ये देश प्रेम, सद्भावना और आपसी प्यार के आधार पर बना है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उससे दुख होता है, और आप सब यहाँ इतनी तादाद में आए हैं। मैं दिल से आपको कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं है कि आप जागरूक बने। आपकी जागरूकता एक हथियार है, आपका वोट एक हथियार है, लेकिन ये एक ऐसा हथियार है जिससे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, किसी का दुख नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपको मजबूत बनाएगा। आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये चुनाव क्या है, इसमें आप क्या चुनने जा रहे हैं। आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हैं। फिजूल के मुद्दे नहीं उठने चाहिए। जो मुद्दे उठने चाहिए वो ये होने चाहिए कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, महिलाएं सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी अपने आप को, आगे कैसे बढ़ेंगी, किसानों के लिए क्या किया जाएगा। ये चुनावी मुद्दे हैं और आपकी जागरूकता ही इन मुद्दों को आगे ला सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूं कि सोच समझ के इस बार आप निर्णय लें। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको, जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ है। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे वो 15 लाख कहाँ गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। सही सवाल करिए इस चुनाव में।
आगे आने वाले 2 महीनों में आपके सामने तमाम मुद्दे उछाले जाएंगे। आपकी जागरूकता ही इस देश को बनाएगी। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी देशभक्ति इसी में प्रकट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जहाँ से हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, जहाँ से गांधी जी ने प्रेम की आवाज उठाई थी, सद्भावना की आवाज उठाई थी, अहिंसा की आवाज उठाई थी, मैं सोचती हूं यहीं से आवाज उठनी चाहिए। जो अपनी फितरत की बात करते हैं आपके सामने, आप उन्हें बताइए कि इस देश की फितरत क्या है। इस देश की फितरत है कि जर्रे जर्रे में सच्चाई ढूंढ के निकालेगी। इस देश की फितरत है कि नफरत की हवाओं को प्रेम और करुणा में बदलेगी। ये आवाज आप यहां से उठाइए। आने वाले दिनों में सही निर्णय लीजिए, सही मुद्दे उठाइए, सही सवाल करिए, क्योंकि ये देश आपका है, आपने बनाया है, मेरे किसान भाइयों ने बनाया है, मेरी बहनों ने बनाया है, जो रोज सुबह शाम मेहनत करती हैं, नौजवानों ने बनाया है। और किसी ने ये देश नहीं बनाया है। ये देश और किसी का नहीं है। इस देश की हिफाजत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। आप एक एक जना जो यहाँ बैठा है, इस जिम्मेदारी को समझिए। आगे जैसे परेश जी ने कहा, आज़ादी की लड़ाई से कोई कम नहीं है। हमारी संस्थाएं नष्ट की जा रही हैं। जहां देखिए वहां नफरत फैलाई जा रही है। और हमारे लिए, आपके लिए इससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती कि हम देश की हिफाजत करें, हम देश के लिए काम करें और देश के विकास के लिए आगे बढ़ें और इकट्ठे आगे बढ़ें। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मेरा यहाँ स्वागत किया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जय हिंद।